गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने बायोपॉलीमर पढ़ा था। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जैव निम्नीकृत बहुलक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन से होते हैं और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो है उसकी डेफिनेशन क्या है अपने पास। तो जैव निम्नीकृत हम बहुलक किसको कहेंगे? वे बहुलक जो सूक्ष्म जीवों माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों द्वारा, जैसे हम लिख सकते हैं कवक, फंगी, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, विषाणु यानी वायरस आदि द्वारा अपघटित हो जाते हैं। उन्हें अपघटित का मतलब हम लिख सकते हैं विघटित हो जाते हैं, या फिर हम ये लिख सकते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसे जैव निम्नीकृत बहुलक कहते हैं। जैव निम्नीकृत बहुलक कहते हैं। तो अपने पास डेफिनेशन हो जाएगी, ऐसा कोई भी पॉलीमर अपने पास आए जो सूक्ष्म जीवों जैसे फंगी है, बैक्टीरिया है, वायरस है, इसके द्वारा क्या हो जाए? डिस्ट्रॉय हो जाए, विघटित हो जाए, उसको जैव निम्नीकृत बहुलक कहते हैं। तो वे बहुलक जो सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? जैव निम्नीकृत बहुलक कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं ऐसे पॉलीमर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा क्या किए जाते हैं? डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में अपने पास फंगी हो सकती है, बैक्टीरिया हो सकता है, और क्या हो सकता है? वायरस हो सकता है। या फिर हम ये कहते हैं कि जैसे हम सिंपल सी कॉमन एग्जांपल लें, जैसे अपने पास पॉलीथीन की थैलियाँ हैं, कई सारे और प्लास्टिक हैं, वो अपने पास अगर ज़मीन पे गिर जाते हैं, कचरे में गिर देते हैं, तो वो काफ़ी दिनों तक क्या रहते हैं? पड़े रहते हैं, और ना तो वो गलते हैं, ना वो क्या होते हैं? सड़ते हैं, जिसकी वजह से अपनी जो ज़मीन जो होती है यानी अर्थ जो होती है, और अर्थ क्रस्ट के ऊपर वो रहने की वजह से उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, उपजाऊता जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो अगर अपने पास बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आएँ तो उससे न तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता है, और अपने पास जो है अर्थ की जो फर्टिलिटी है वो भी क्या कर रही रहती है? बनी रहती है। तो हम ये कहेंगे कि जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो आते हैं वो अपने इन्वायरमेंट के लिए ख़राब नहीं होते, यानी कि इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड नहीं करते हैं। जबकि अदर अपने पास जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होंगे, यानी कि जैव निम्नीकृत बहुलक जो होंगे, जैसे अपने पास पॉलीथीन है, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, टेरिलीन है, डेक्रोन है, बेकेलाइट है, तो ये सारे के सारे जो पॉलीमर हैं वो कैसे हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, यानी कि जैव निम्नीकृत बहुलक हैं, जो सूक्ष्म जीवाणु द्वारा डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो इन्वायरमेंट को भी क्या करते हैं? पोल्यूटेड करते हैं। साथ साथ वो अपने ज़मीन के ऊपर रहते हैं, तो ज़मीन को भी क्या करते हैं? उसकी उपजाऊता को कम करते रहते हैं, यानी कि अर्थ की फर्टिलिटी को भी क्या करते रहते हैं? वो कम करते रहते हैं। तो अपने पास बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की डेफिनेशन हो गई कि सूक्ष्म जीवाणु द्वारा क्या हो जाए? नष्ट हो जाएं, चाहे वो कवक से हो जाएं, फंगी से हो जाएं, बैक्टीरिया से हो जाएं, या फिर सीधा हम ये कह दें कि चाहे कि वो कीड़े और मकोड़ों से भी क्या हो जाएं? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ऐसे पॉलीमर को हम क्या कहेंगे? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहेंगे, नहीं जैव निम्नीकृत बहुलक कहेंगे। अब अपने पास जैव निम्नीकृत बहुलक में एग्जाम्पल किस किस का हम लेते हैं? अपने पास एग्जाम्पल आता है नायलॉन का, नायलॉन 2,6 वाला है अपने पास एक आएगा एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो आता है वो आता है PHBV का। नेक्स्ट जो अपने पास एग्जाम्पल आता है वो आता है PGA, अपने पास आता है PGA। नेक्स्ट आता है वो आता है PLA, और नेक्स्ट जो आता है वो आता है PCL। तो अपने पास नायलॉन 266 है, PHBV है, PGA है, PLA है और PCL है। तो यहाँ पर अपने पास जो नायलॉन वाला बहुलक है PLA और PCL, नायलॉन 2,6 वाला है। मैंने ये पहले भी आपको बताया कि नायलॉन के जितने भी बहुलक होते हैं वो पॉलीएमाइड सीरीज़ के होते हैं। पॉलीएमाइड सीरीज़ के क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं। जबकि ये वाले जो सारे के सारे बहुलक हैं, चारों बहुलक जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हैं, लेकिन ये वो कौन सी सीरीज़ के पॉलीमर होंगे? पॉलीएस्टर सीरीज़ के पॉलीमर होंगे। किसकी सीरीज़ के होंगे? पॉलीएस्टर सीरीज़ के क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं। तो अपने पास पॉलीएस्टर सीरीज़ के पॉलीमर हमने पीछे भी पढ़े हैं, जिसमें अपने पास एक तो पढ़ा था हमने टेरिलीन, जिसका दूसरा नाम डेक्रोन था, एक हमने पढ़ा था ग्लिप्टल। तो 2 बहुलक वो और 4 ये। अपने पास 6 बहुलक ऐसे हो गए हैं जो कौन सी सीरीज़ के आते हैं? पॉलीएस्टर सीरीज़ के आते हैं। और पॉलीएमाइड सीरीज़ के हमने पीछे पढ़े हैं, नायलॉन 6 पढ़ा है, नायलॉन 6 पढ़ा है, और एक अपने पास क्या आ गया? नायलॉन 2,6 आ गया है। ये वाले पॉलीमर जो हैं वो कौन सी सीरीज़ के हैं? पॉलीएमाइड सीरीज़ के हैं। अब अपने पास नायलॉन 2,6 वाला जो पॉलीमर है उसका हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसकी जो अपने पास एकलक इकाई जो होती है वो होती है ग्लाइसिन, और दूसरी जो एकलक इकाई आती है वो आती है कैप्रोलैक्टम।
तो ग्लाइसिन और कैप्रोलैक्टम से क्या बनता है, नायलॉन 2,6 बनता है। और नायलॉन 2,6 का जो यूज होता है वो होता है अपने पास, जैसे स्टार्टिंग जब अपने पास चिकित्सा में अपने पास ऑपरेशन किया जाता था, तब वो अपने पास जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी हाई नहीं थी, जिसकी वजह से वहाँ पर जो टाँके दिए जाते थे ऑपरेशन के टाइम पर, जब भी किसी को ऑपरेट किया जाता था तो वहाँ पर जो टाँके दिए जाते थे वो किसके दिए जाते थे, लोहे के दिए जाते थे। जैसे हमें पिन के साइज़ में वो टाँके दिए जाते हैं, उसके बाद उसको क्या करना पड़ता था, काटना पड़ता था। लेकिन आजकल जो ऑपरेट के टाइम पे जो टाँके दिए जाते हैं वो नायलॉन 2,6 के दिए जा सकते हैं या फिर PGA के दिए जा सकते हैं। इनसे क्या किया जाता है कि जब टाँके दिए जाते हैं तो वो ऐसे, ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, तो ये अपने पास अपने शरीर बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स जो होते हैं उनके द्वारा क्या हो जाते हैं, गल जाते हैं ऑटोमेटिक, तो उनको वापस अपने को काटने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऑपरेट के टाइम पर टाँके देने के लिए इसमें ज़्यादातर इनका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है किसका, नायलॉन 2,6 का, जिसकी मोनोमर यूनिट जो होती है वो होती है ग्लाइसिन और कैप्रोलैक्टम, जिसको हम पीछे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अपना जो पॉलीमर आता है वो आता है PHBV। PHBV जो है उसका नाम जो होता है वो होता है पॉलीहाइड्रोक्सी या पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, यानी कि पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, ये इस पॉलीमर का क्या हो जाएगा, अपने पास फुल फॉर्म हो जाएगी PHBV की। अब PHBV की जो मोनोमर यूनिट हम लिखते हैं वो भी देखो, इसमें दोनों मोनोमर यूनिट अपने को दी गई हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, इसकी दो क्या आती है, मोनोमर यूनिट अपने पास है आती हैं। अब देखो ब्यूटारेट और वेलरेट हमने कहाँ से लिखा है, हमने जब कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम पढ़ते हैं तो उसमें हम लिखते हैं 1 कार्बन के लिए फोम लिखेंगे, 2 कार्बन के लिए एसिड लिखेंगे, 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन लिखेंगे, 4 कार्बन के लिए ब्यूटर लिखते हैं और 5 कार्बन के लिए हम वेलर लिखते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने कार्बन अपने पास, 5 कार्बन है, और यहाँ पर जो कार्बन है वो कितने हैं, 4 कार्बन है। ये हम कार्बोक्सिलिक एसिड का जब कॉमन नेम लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं 1 कार्बन के लिए फोम, 2 कार्बन के लिए एसिड, 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटर और 5 कार्बन के लिए वेलर। अगर 3 कार्बन एक डबल बॉन्ड आता है तो एक्रिलो लिखते हैं, और 4 कार्बन एक डबल बॉन्ड आता है तो क्या लिखते हैं, क्रोटोन लिखते हैं। तो इसी हिसाब से यहाँ पर ब्यूटर का मतलब कितना है, 4 कार्बन है, और वेलर का मतलब कितना है, 5 कार्बन है। और ये अपने पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। और इसके बीटा कार्बन पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और इसके भी बीटा कार्बन पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, इसकी मोनोमर यूनिट लिख रहा हूँ, मोनोमर यूनिट। तो मोनोमर यूनिट में अपने पास पहली मोनोमर यूनिट क्या हो जाएगी, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। तो ब्यूटर का मतलब अपने पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, ये हमने 4 कार्बन ले लिए। और ये अपना क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप आ गया। ये अपना अल्फा कार्बन होगा, ये बीटा कार्बन होगा। बीटा हाइड्रोक्सी का मतलब इस कार्बन पे क्या आएगा, OH आएगा। यहाँ पर CH2 कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पर H और यहाँ पर है CH3। तो ये अपने पास क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट का फॉर्मूला बन गया। हम जरूरी नहीं है कि इसको कॉमन नेम में लिखें, IUPAC नेम में भी लिख सकते हैं। तो जब हम इसका IUPAC में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 4 कार्बन है, इसलिए क्या लिख देंगे हम, ब्यूट लिख देंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए N है, और COOH के लिए क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। तो नाम हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। और कार्बन नंबर 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। तो हम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट लिखें या फिर 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड लिखें, दोनों क्या है, एक ही बात है। नेक्स्ट अपने पास इसकी दूसरी जो मोनोमर यूनिट आती है सेकंड, वो क्या आती है, बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। तो बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, वेलर का मतलब कितने कार्बन है, अपने पास 5 कार्बन है। तो ये हमने 5 कार्बन, और अपने पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा, COOH वाला फंक्शनल ग्रुप आएगा। तो ये अपने पास अल्फा कार्बन है, और ये कौन सा कार्बन है, बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, OH फंक्शनल ग्रुप है, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों को, इसकी हम वैलेंसी पूरी करेंगे तो ये आ जाएगा CH2, ये H, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3। इसका भी हम क्या लिख सकते हैं, IUPAC नाम लिखेंगे तो 5 कार्बन है, इसलिए क्या लिख देंगे, पेंट लिख देंगे। सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, और लास्ट में क्या लगेगा, ओइक एसिड, पेंटानोइक एसिड हो गया। और कार्बन नंबर 3 पे क्या आता है, अपने पास हाइड्रोक्सी आता है। तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड
और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, ये दोनों इसकी क्या होती है, मोनोमर यूनिट होती हैं। क्या होती हैं, मोनोमर यूनिट होती हैं। और इन दोनों मोनोमर यूनिट से हम क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। तो नेक्स्ट अपना जो पॉलीमर है, यानी कि इन दोनों मोनोमर यूनिट से हम पॉलीमर बनाएंगे, तो वो इस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर हमने लिख लिया CH3, जैसे सबसे पहले हमने लिखा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड CH3 CH, और ये मैंने इसका OH लिख दिया, और यहाँ पर ये CH2 COOH। नेक्स्ट हमने क्या लेंगे, अपने पास 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड लेंगे, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड ले लिया CH3, और ये CH2 CH, और इस OH ग्रुप को साइड में देंगे, और ये CH2OH। ठीक है जी, यानी कि इसका भी अपने को ये COOH ग्रुप हो वो इस साइड में लिखना है, ये याद रखना अपने को। तो यहाँ पर तो आ जाएगा CH3, यहाँ पर रहेगा CH2, और यहाँ पर रहेगा C+OH। ठीक है, तो अपने पास ये दोनों मोनोमर यूनिट आ गई। इसकी अपने को क्या लेनी है, N यूनिट लेनी है। इसकी भी अपने को क्या लेनी है, N यूनिट लेनी है। कन्फ्यूजन होना नहीं है। अपने पास OH ग्रुप है और COOH ग्रुप है, इन दोनों के बीच में क्या होने वाली, रिएक्शन होने वाली है। और यहाँ पर भी इसके और इसके बीच में, यानी कि इसके दोनों ग्रुप जो हैं, इसके दोनों ग्रुप के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो ये वाले दोनों ग्रुप हम क्या रखते हैं, बाहर वाली साइड में रखते हैं। क्या रखते हैं, बाहर वाली साइड में। अब जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा, H2O। इधर कोई फंक्शनल ग्रुप आकर, इधर कहने का मतलब ये वाला ग्रुप आकर जुड़ेगा तो OH, इधर कोई ग्रुप आकर जुड़ेगा तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, H बाहर निकलेगा। यहाँ से H बाहर निकलेगा, यहाँ से H बाहर निकलेगा, और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, OH बाहर निकलेगा। तब अपने पास जो पॉलीमर बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर तो आ जाएगा अपने पास C+O CH2 CH3, फिर ये O C+O CH2 CH, और ये ऑक्सीजन फ्री बॉन्ड रह जाएगा आगे की साइड में, और यहाँ पर जुड़ा होगा CH2 CH3। इस प्रकार से अपने पास क्या बनता है, एक नया पॉलीमर बनता है। यानी कि इस प्रकार की, इस पॉलीमर में बार बार इस प्रकार की क्या होने वाली है, सीरीज रिपीट होने वाली है। तो ये वाला जो पॉलीमर जो बना है वो क्या उनका बना है, PHBB पॉलीमर बना है अपना, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। तो ये PHBB जो पॉलीमर बना है वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होगा। खास करके PHBB का यूज अपने कहाँ करते हैं, यानी कि PHBB अपने को यूज कहाँ होता है, तो वो जितने भी अपने कैप्सूल आते हैं जो मेडिसिन के रूप में हम कैप्सूल लेते हैं, उस कैप्सूल का जो चारों ओर, उस कैप्सूल का आप खोल के देखना, उस कैप्सूल के अंदर क्या रहती है, मेडिसिन रहती है, और उसके ऊपर वो कैप्सूल जो एक प्रकार से उस मेडिसिन के ऊपर किसका काम करता है, कवर का काम करता है। तो कैप्सूल जितने भी आते हैं, उन कैप्सूल का ऊपर का जो कवर है, उस कवर को बनाने के लिए कौन सा पॉलीमर यूज होता है, PHBB वाला पॉलीमर यूज होता है। जैसे हम PHBB को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, तो ये वाला जो पॉलीमर है वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। तो हमारे शरीर के अंदर जाते, जैसे स्टोमच के अंदर जाएगा तो HCl एसिड भी मिलेगा इसको, वहाँ पर अपने बॉडी के कुछ एंजाइम भी मिलेंगे। उस एंजाइम द्वारा क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होने के बाद वहाँ से उस ड्रग्स जो थी वो क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है, और अपनी बॉडी में काम करना क्या करती है, स्टार्ट करती है। तो PHBB का जो मेन काम है वो क्या है, अपने पास जो ड्रग्स जो होती है उसके ऊपर क्या बनाती है, कवर बनाती है। हम ये कह सकते हैं कैप्सूल का कवर बनाती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो PHBB जो है वो ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है, ड्रग्स का क्या बनाती है, कवर बनाती है, फिर कह सकते हैं कैप्सूल का क्या बनाती है, कवर बनाती है। तो ये वाला जो पॉलीमर आ गया अपने पास है PHBB। नेक्स्ट जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम PLA, यानी PGA। नेक्स्ट जो आता है वो आता है PGA, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, और इसकी जो मोनोमर यूनिट जो होगी वो क्या होगी, ग्लाइकोसाइड होगी। क्या होगी, ग्लाइकोसाइड होगी। नेक्स्ट जो आता है अपने पास आता है वो आता है PLA, पॉलीलैक्टिक एसिड। इसकी जो मोनोमर यूनिट होगी वो अपने पास क्या रहेगी, पॉलीलैक्टिक एसिड की मोनोमर जो यूनिट आएगी वो आएगी लेक्टाइड। लास्ट जो आती है वो आती है पॉलीकैप्रोइक लेक्टाइड, कैप्रोलेक्टाइड। तो इसकी जो मोनोमर यूनिट आएगी वो आएगी कैप्रोलेक्टाइड। तो अपने पास नेक्स्ट आगे 3 पॉलीमर और बच गए। अपने पास आएगा PGA, नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा PLA, और नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा PCL। तो PGA पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, PLA पॉलीलैक्टिक एसिड, और पॉलीकैप्रोलैक्टोइक एसिड। तो ये अपने पास 3 पॉलीमर और रह गए जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में अपने को क्या करने हैं, पढ़ने हैं, जिसका डिस्कस हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।